नमस्कार साथियों, आज की इस बेहद खास मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण विज्ञान के कुछ ऐसे ज्वलंत और अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों की परतें खोलने वाले हैं जो सीधे तौर पर आपकी आगामी परीक्षाओं की रीढ़ साबित होंगे। आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से आम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, इसके विनाशकारी प्रभावों को देखेंगे, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे और अंत में परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक बीओडी और डीओ के आपसी संबंध की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से हर साल लगातार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। असेंड प्रोग्राम यूपीपीसीएस 2026 यूपीपीएससी 2026 की तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने के लिए असेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है। प्रीमियम इन्फोग्राफिक्स नोट्स की हार्ड कॉपी आपके घर तक भेजी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन पढ़ने के लिए पेज टारगेट दिया जाएगा। शाम को उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज एवं प्रैक्टिस प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रदान की जाएगी। जीएस एवं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की संपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। नियमित मार्गदर्शन एवं अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से आपकी तैयारी को ट्रैक किया जाएगा। सभी विषयों की फ्री वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। यदि आप असेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.uppcsinsights.com। अब आइए आज की कक्षा को विस्तार से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी की जड़ यानी इसके बुनियादी रसायन विज्ञान को समझते हैं कि आखिर ये अम्ल वर्षा है क्या। हम सब जानते हैं कि बिल्कुल शुद्ध पानी का पीएच मान 7.0 होता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है ना। जब ये गैस बारिश के पानी में घुलती है तो प्राकृतिक रूप से कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बना लेती है। इसका मतलब है कि सामान्य बारिश भी हल्की सी अम्लीय होती है। लेकिन असली तबाही तब शुरू होती है जब कारखानों, वाहनों और प्रदूषण से निकलने वाली भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आसमान में पहुंचते हैं। ये गैसें बादलों की नमी के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती हैं। जब इस बारिश के पानी का पीएच मान 5 से नीचे गिर जाता है तब तकनीकी रूप से इसे अम्ल वर्षा घोषित कर दिया जाता है। और सच मानिए, यहीं से पर्यावरण के विनाश की उल्टी गिनती शुरू होती है। अब इस अवधारणा को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। क्या अम्ल सिर्फ बारिश की बूंदों के रूप में ही धरती पर गिरता है? बिल्कुल नहीं। इसे व्यापक रूप से अम्ल निक्षेप या एसिड डिपोजिशन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, आर्द्र जमाव और शुष्क जमाव। आर्द्र जमाव में तो आपका बारिश, कोहरा और बर्फ शामिल है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि वायुमंडल की कुल अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा यानी पूरे 50% शुष्क रूप में हवा और धूल कणों के जरिए सीधे हमारी जमीन पर गिरता है। खासकर जो हमारे मरुस्थलीय और सूखे इलाके हैं, वहां इस शुष्क जमाव का असर बहुत भयानक होता है, जो चुपचाप वहां की मिट्टी को पूरी तरह से बंजर बनाता रहता है। अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन खतरनाक अम्लीय गैसों के स्रोत आखिर हैं क्या, ये आ कहां से रही हैं। अगर हम इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों के तराजू पर तौलें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ज्वालामुखी के फटने से, आसमान में बिजली चमकने से और जैविक गतिविधियों से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। लेकिन असली समस्या और इस समस्या का विकराल रूप हमारे अपने यानी मानव निर्मित स्रोतों से आता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल का अंधाधुंध जलना, विशाल पेट्रोलियम रिफाइनरियां और भारी मात्रा में वनों की कटाई, इन सब ने मिलकर वातावरण में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा को एक ऐसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है जिसे संभालना अब मुश्किल हो रहा है। यही वो असंतुलन है जो आज की पर्यावरणीय आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है। अब एक अत्यंत तकनीकी और दिलचस्प पहलू पर गौर करते हैं। प्रदूषण में जो कण होते हैं उनके भार के आधार पर तबाही का दायरा तय होता है। जो भारी कण होते हैं वे बारिश के साथ बहुत जल्दी और सीधे हमारे शहरों पर गिरते हैं। इससे होता क्या है? इससे हमारी ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होता है और इंसानों में आंखों की जलन और गले की गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। मतलब भारी कणों का असर लोकल होता है, लेकिन जो हल्के कण होते हैं वो हवा और बादलों की सवारी करके बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये हल्के कण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, मिट्टी से जरूरी पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और झीलों में जाकर वहां के जलीय जीवों के पूरे प्रजनन तंत्र को तबाह कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जहां भारी कण स्थानीय नुकसान करते हैं, वहीं हल्के कणों का प्रभाव दूरगामी और कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है।
इस बिंदु को एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। आपने क्रैकिंग गैस का नाम तो जरूर सुना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड को पत्थर चटकाने वाली गैस कहा जाता है। याद कीजिए, मथुरा रिफाइनरी और ताजमहल का वो प्रसिद्ध मामला। इसी गैस ने आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल के खूबसूरत संगमरमर को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे पत्थर पीला पड़ने लगा और उसकी परतें उखड़ने लगीं। लेकिन इसका असर सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। मिट्टी पर इसके प्रभाव को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं, और ये प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। होता यह है कि जब अम्लीय पानी मिट्टी में रिसता है तो अम्ल के हाइड्रोजन आयन मिट्टी में मौजूद बहुत ही जरूरी पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम को उनकी जगह से हटा देते हैं। ये जरूरी तत्व पानी में घुलकर जमीन की गहराई में बह जाते हैं, जहां तक पौधों की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पूरी तरह खत्म। ये हमारी कृषि व्यवस्था के लिए किसी मूक मौत से कम नहीं है। मिट्टी के बाद इसका अगला और सीधा असर हमारे जंगलों और अंततः हम इंसानों पर पड़ता है। जब नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी वृक्ष इस तेजाबी बारिश का सामना करते हैं तो उनकी हरी भरी छतरी भूरी होकर झड़ने लगती है और पूरे के पूरे जंगल सूखने लगते हैं। लेकिन रुकिए, इसका सबसे भयावह पहलू अभी बाकी है। ये अम्लीय पानी जमीन में मौजूद एल्युमिनियम और अन्य जहरीली भारी धातुओं को घोलकर एक्टिव कर देता है। अब ये भारी धातुएं बहकर हमारे पीने के पानी या खेतों की फसलों में पहुंचती हैं और फिर सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। शरीर में जाकर ये सीधा हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं। इसके परिणाम इतने घातक हैं कि बच्चों में गंभीर दिमागी क्षति और कई मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। पर्यावरण की कोई राजनैतिक सीमा नहीं होती साथियों। हवाएं प्रदूषण को एक देश से उठाकर दूसरे देश में पटक देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूरोप में देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के कारखानों से निकलने वाला धुआं उड़कर नॉर्वे और स्वीडन पहुंचता है और वहां जाकर भारी तेजाबी बारिश करवाता है। हालात ये हैं कि वहां की ज्यादातर झीलें इस कदर अम्लीय हो चुकी हैं कि उनमें जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्ल वर्षा को झील कातिल या लेक किलर का नाम दिया गया है। हमारे भारत में भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने चेतावनी दी है कि कई शहरों में बारिश के पानी में तेजाब का स्तर सुरक्षा सीमा को पार कर रहा है। इसी वैश्विक खतरे को मॉनिटर करने के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में दुनिया का अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस अंधाधुंध विनाश को रोकने के लिए 1985 में हेलसिंकी प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, जिनका सीधा उद्देश्य सल्फर उत्सर्जन को कम करना था। भारत में भी ताज ट्रेपीजियम जोन बनाया गया, जहां कारखानों और उत्सर्जन मानकों का बहुत सख्ती से पालन करवाया जाता है। लेकिन पानी में रहने वाले जीवों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा है। जब पानी का पीएच तेजी से गिरता है तो मछलियों के गिल्स पर एक बहुत ही गाढ़ा बलगम या म्यूकस बनने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके फेफड़ों में कुछ भर जाए और आप सांस न ले पाएं। मछलियों के साथ बिल्कुल यही होता है और वो दम घुटने से तड़प तड़प कर मर जाती हैं। इसके अलावा तेजाब के कारण मछलियों के अंडे फूट ही नहीं पाते, और जब इंसान ऐसी संक्रमित और बीमार मछलियों को खाते हैं तो वो गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। चलिए, अब हम जल प्रदूषण के एक दूसरे लेकिन उतने ही खतरनाक चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो जब किसी तालाब या झील में बाहर से जैविक कचरा और रसायनों जैसे खादों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी में पोषक तत्व अचानक से अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं। इसी घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुनने में पोषक तत्व अच्छा लगता है ना, लेकिन असल में ये पानी में पोषक तत्वों की एक ऐसी ओवरडोज है जो उस जल निकाय को जीवन देने के बजाय उसके लिए मौत का फरमान बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल होता यह है कि जब किसानों के खेतों से उर्वरक या शहरों के नालों का सीवेज बहकर सीधे किसी तालाब में पहुंचता है तो उस पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी मात्रा जमा हो जाती है। इतनी भारी मात्रा में खाना पाकर पानी की सतह पर मौजूद नीली हरी काई या शैवाल अचानक से विस्फोट की तरह पनपने लगते हैं। इसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ये काई बहुत ही कम समय में तालाब की ऊपरी सतह पर एक मोटी हरी चादर की तरह बिछ जाती है। अब इसका नतीजा क्या होता है? सूरज की रोशनी नीचे गहराई तक पहुंचना बंद हो जाती है। रोशनी नहीं मिलेगी तो पानी के अंदर के पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। नई ऑक्सीजन बननी बंद हो जाती है और पानी में जो पहले से घुली हुई ऑक्सीजन है वो तेजी से खत्म होने लगती है। अंततः ऑक्सीजन की कमी और पानी में घुलते जहर के कारण तालाब के सभी जीव और मछलियां मर जाते हैं और वहां की पूरी जैव विविधता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है।
अब हम आज के इस क्लास के सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर आते हैं, जहां से एग्जाम में सवाल आने ही आने हैं। बीओडी और डीओ का संबंध। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डीओ का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, जब पानी में सीवेज या कोई भी कार्बनिक कचरा गिरता है तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उसे सड़ाने या खत्म करने का काम शुरू करते हैं। इस काम के लिए उन बैक्टीरिया को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो वो पानी की डीओ से लेते हैं। अब जितना ज्यादा कचरा होगा, बैक्टीरिया को काम करने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मतलब पानी में ऑक्सीजन की मांग या बीओडी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और क्योंकि बैक्टीरिया पानी की सारी डीओ खर्च करते जा रहे हैं, इसलिए पानी में बची हुई डीओ की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यानी कचरा बढ़ने से बीओडी बढ़ती है, लेकिन डीओ घटती है। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए इस गोल्डन रूल को एकदम गांठ बांध लीजिए। बीओडी और डीओ का संबंध हमेशा, जी हां, हमेशा उल्टा यानी इन्वर्स होता है। यदि जांच में किसी पानी का बीओडी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि उस पानी में प्रदूषण का स्तर चरम सीमा पर है। उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डीओ लगभग खत्म हो चुकी है और वो पानी पूरी तरह से गंदा, जहरीला और बीमारियों से संक्रमित हो चुका है। साथियों, आज की इस विस्तृत चर्चा से हमें ये बात गहराई से समझनी होगी कि हमारी प्रकृति के संतुलन के साथ की गई जरा सी भी छेड़छाड़ आगे चलकर कितनी भयंकर तबाही ला सकती है। क्या हम अब भी समय रहते अपने इन जीवनदायी जल स्रोतों को बचा पाएंगे, या फिर तथाकथित विकास की इस अंधी दौड़ में इन्हें पूरी तरह से मृत हो जाने देंगे? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना ही होगा। उम्मीद है कि आज की ये मास्टर क्लास आप सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक रही होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। पूरी एकाग्रता के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।